क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका है पावर शेयरिंग, यानी कि किसी भी कंट्री में क्या होता है, पावर को कैसे शेयर किया जाता है। उसमें क्या होता है, कई लेवल्स होते हैं। लेवल्स के आधार पर क्या होता है, बेस पे सभी को पावर्स दिए जाते हैं। अगर एक ही व्यक्ति में पावर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सारे डिसीजंस, सारी पॉलिसियाँ सब उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे चाहेगा क्या करेगा, देश को अपने हिसाब से चलाएगा। उसमें कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, वो भूमिका वही अदा करेगा। तो ओवरव्यू सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे। पावर शेयरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू कि ओवरव्यू के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। इट मीन्स हमने लास्ट ईयर क्या किया था, डेमोक्रेसी के बारे में स्टार्ट किया था। डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया था। Okay, we noted last year that in democracy all powers does not rest with any one organ of government। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो है किसी एक पर्सन में, किसी एक ऑर्गन में, ऑर्गन जो यानी कि किसी गवर्नमेंट की एक ऑर्गन में यानी कि नहीं रहती है। ओके, एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, पावर्स शेयर हुए होते हैं, डिवाइड हुए रहते हैं। इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्राम बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखिए 2 एग्जाम्पल्स बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे, हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing। यानी कि पावर शेयरिंग, ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और ये अपने यहाँ पावर शेयरिंग को कैसे क्या करते हैं, अलाउ करते हैं और कैसे अन्य चीज़ें क्या करते हैं, अन्य चीज़ों की डिमांड को पूरा करते हैं या क्या करते हैं, कंट्री को अच्छे से सुचारू ढंग से चलाते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानना है। द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर शेयर करना बहुत ही मस्ट होता है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि उसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। दिस अलाउज अप टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। क्या होगा, इसको हम फॉलोइंग 2 चैप्टर्स में क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट, बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानेंगे। बेल्जियम क्या हुआ, बेल्जियम में भी पावर शेयरिंग, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पावर शेयरिंग तो जाहिर सी बात होगी है। तो आगे बेल्जियम के बारे में देखते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन द एरा देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मीन्स क्या है, बेल्जियम क्या है, यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है जो क्या है, हरियाणा से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यानी कि सीमाएँ इसकी बॉर्डर्स किसे किसे मिलती हैं, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। यानी कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कितना है, 1 करोड़। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का हाफ, यानी कि हरियाणा का कितना हुआ, हरियाणा का जो पॉपुलेशन हो 2 करोड़ हुआ, तो यानी कि उसका हाफ कितना हुआ, 1 करोड़। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ओके, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ के जो एथनिक कंपोजिशन हो क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। यहाँ का क्या है, 59 पॉपुलेशन जो फ्लेमिश रीजन में रहती है और क्या करती है, डच लैंग्वेज स्पीक करती बोलती है। एंड अदर 50% पीपुल लिव इन द वोलिनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और जो 40% हैं वो कहाँ रहते हैं, वोलिनिया रीजन में और फ्रेंच भाषा स्पीक करते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। जो 1% बच रहे हैं वो क्या करते हैं, जर्मन स्पीक करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। जो बेल्जियम की कैपिटल है कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में, वहाँ पे क्या है, 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जबकि 20% डच लैंग्वेज स्पीक की जाती है। दिस
दिस माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ये क्या हुआ, बहुत ही रिच है और पावरफुल है, यानी कि वेल डेवलप्ड है। दिस वाज resented by the Dutch speaking communities who got the benefit of economic development and education much later, यानी कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं इनके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, ये सारे जो है जितने भी डेवलपमेंट है वो सारे बहुत ही अच्छे से हुए हैं। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, लेकिन 1950s और 1960 के बीच में इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ, बहुत ही टेंशन यानी कि विवाद हो गया था। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्टिव इन ब्रुसेल्स, यानी कि ये जो स्ट्रगल था यानी कि टेंशन था ये ब्रुसेल्स में ज़्यादा ही एक्टिव था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड आ स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स ने क्या किया, ब्रुसेल्स में क्या हुआ, एक नई प्रॉब्लम क्या हुई, राइज हुई। द डच स्पीकिंग पीपल कंटिन्यूड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री, जो डच स्पीकिंग कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश में मेजॉरिटी बनानी शुरू की, बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन और कैपिटल में भी मेजॉरिटी बनानी शुरू कर दी। लेट अस कंपेयर दिस नंबर सिचुएशन इन अदर कंट्री, हम क्या करते हैं इस सिचुएशन को किसी अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, क्या है, श्रीलंका भी एक ऐसी ही कंट्री है। ओके, श्रीलंका कहाँ पे है, एक आइसलैंड है, ये इंडिया के साउदर्न कोस्ट यानी कि तमिलनाडु के कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल अबाउट द सेम इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में पॉपुलेशन 2 करोड़ हुआ, पहले बताया गया, तो वही 2 करोड़ के बराबर पॉपुलेशन कहाँ पे है, श्रीलंका में। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यानी कि गर्म जलवायु की वजह से क्या हुआ, कहाँ पे, हमारे एशिया महाद्वीप में हर जगह पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए क्या हुआ, श्रीलंका में भी पॉपुलेशन उसी हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंगला स्पीकर्स 74% एंड तमिलनाडु स्पीकर्स 80%, यानी कि यहाँ पे सिंगला लैंग्वेज स्पीक करने वालों की संख्या 74 है, मेजॉरिटी में है, और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले उनकी संख्या सिर्फ 80% है। एमांग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, यहाँ पे तमिल्स के भी 2 ग्रुप हैं, कौन कौन से, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि नेटिव्स जो हैं वहाँ के नेटिव्स रहने वाले हैं उनका ग्रुप अलग है, और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, इन्हें श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, इनकी संख्या 13% है। द रेस्ट हुज फॉरदेस्ट केम फ्राम इंडिया इज प्लांटेशन वर्किंग ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड और कॉल्ड इंडियन तमिल, यानी कि जो कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया से तमिलनाडु से इंडिया से जाके वहाँ पर बसे हुए हैं, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है, इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड एज ईस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये जो इंडिया से गए हुए हैं ये श्रीलंका में नॉर्थ में और ईस्ट में जाके बसे हुए हैं। मैप ऑफ द सिंगल स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट, उसमें जो सिंगला स्पीकर्स हैं उसमें से जो भी बोलने वाले वो अधिकतर क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम, जबकि अधिकतर जो तमिल है उनमें मुस्लिम और हिंदूज हैं। दे आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, वहाँ पे 7% क्रिश्चियन हैं, हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, जो कि तमिल और सिंगला दोनों में आते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में ये सारी घटनाएं कैसी हुई है ना, आगे तुलना की जा रही है। द डच कम्युनिटीज कुड टेक advantage of its numeric majority and force it will on French and German speakers population, यानी कि जो डच कम्युनिटी थी जिसके वहाँ पर मेजॉरिटी है बेल्जियम में, वो क्या करते थे
वो फ्रेंच स्पीकर को और जर्मन स्पीकर को क्या करते थे, फोर्स करते थे, और सारा जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट होता था वो सिर्फ उन्हीं की मेजॉरिटी के आधार पर होता था। दिस कुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कंटिन्यूज फर्दर, यानी कि ये जो समस्याएं थी ये बराबर आगे बढ़ती गई। दिस कुड लेड टू अ वेरी नेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी कि ये क्या हुआ, एक बड़ी पार्टीशन क्या हुआ, कंट्री के पार्टीशन के रूप में सामने ये बात आई। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स में दोनों साइड ने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया। इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटीज एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड impose this could lead a very okay. In Sri Lanka, the Sinhala communities enjoyed an even bigger majority and could impose a will on the entire country. क्या हुआ वहाँ पे, यही कंडीशन श्रीलंका में भी वहाँ हुई। वहाँ पे सिंगला लैंग्वेज स्पीकर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट थे, जितने भी वहाँ पे सुविधाएं थी, उन सबका एंजॉयमेंट किसने किया, सिंगला लैंग्वेज के स्पीकर्स। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्रीज। अब हम देखते हैं इस आधार पर दोनों कंट्रीज में क्या क्या समस्याएं घटित हुई हैपन। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, लेकिन 1948 में श्रीलंका क्या हुआ है, एक स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम कंट्री के रूप में सामने आया, यानी कि फ्री हुआ। द लीडर्स ऑफ सिंगला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। तो उन्होंने क्या किया, सिंगला जो कम्युनिटी थी उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर देना शुरू किया। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड a series of majoritian measures to establish सिंगला सुप्रीमेसी, यानी कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ पे एक मेजॉरिटी सिंगला सुप्रीमेसी का निर्माण किया गया। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिससे क्या हुआ, वहाँ पे सिंगला लैंग्वेज को क्या बना दिया कि वहाँ को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंगला applicants फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि उसके साथ साथ जैसे उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी उसी के आधार पर बेस पे गवर्नमेंट ने भी उन्हीं के फेवर में फैसले दिए और क्या किए, अब जो सारे पोजीशंस थे, गवर्नमेंट जॉब्स थे, है ना, ये सारी चीज़ें किनको मिलने लगी, सिंगला स्पीकर्स को ही। एनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेस्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, एक नया नियम फिर से क्या निकला संविधान में कि जितने भी स्टेट्स हैं जो बुद्धिज्म है उनकी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षा करेंगे। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स coming one after other gradually increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। क्या हुआ, ये सारी जो फीलिंग्स थी क्या हुई, आगे इसी तरह से समस्याएं बढ़ती रहीं। दे लेफ्ट that none of the major policies parties led by the Buddhism Singla leaders was sensitive to their language and culture। देखिए वो सिंगला लैंग्वेज के स्पीकर्स तो थे, ओपन लैंग्वेज और कल्चर के प्रति क्या थे, बहुत ही सेंसिटिव थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड फ्रॉम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डेमोक्रेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, यानी कि वही कहा जा रहा है कि सिंगला लैंग्वेज स्पीकर्स को जॉब्स में, पॉलिटिकल राइट्स में, है ना, और अदर अपॉर्चुनिटीज़ में उन्हों को ध्यान दिया गया। बाकी जो तमिल लैंग्वेज के स्पीकर्स थे उनको क्या किया गया, इग्नोर कर दिया गया। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस
बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम। तो क्या हुआ, ये उनके बीच जो संबंध हो धीरे धीरे खराब होते गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टी चेन स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन एज तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल के लोगों ने भी, तमिल भाषी लोगों ने भी ये कहने का प्रयास किया कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी कि एजुकेशन में, जॉब्स में और अदर अपॉर्चुनिटीज में उन्होंने क्या किया, बराबर का, इक्वलिटी का अधिकार मांगा, राइट्स मांगे। लेकिन क्या हुआ, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस परफेक्टेड बाई द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनको क्या किया गया, गवर्नमेंट की तरफ उसको मना कर दिया गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल organizations were formed demanding an independent Tamil state equivalent in northern and eastern part of श्रीलंका। कि जो तमिल भाषी लोग थे, तमिल लैंग्वेज के स्पीकर थे, उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग की, जो कि श्रीलंका के नॉर्थ में और ईस्ट में ये बसे हुए थे, वहाँ पे सिचुएटेड थे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में आगे क्या हुई, आ गई। इट soon turned into a civil war, यह क्या हुआ, एक सिविल वार के रूप में परिवर्तित हो गया। एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have killed, यानी कि इस सिविल वार में दोनों पक्षों के थाउजेंड्स यानी कि हजारों लोग क्या हुए, मार दिए गए। मैनी फैमिलीज वर forced to leave the country as a refugee and many more of their livelihood, यानी कि उनमें से कई फैमिली को ये फोर्स दिया गया कि आप क्या करो, कंट्री छोड़ दो, यानी देश छोड़ के चले जाओ। You have read Chapter 1 of Economic Textbook Class 10 about Sri Lankan excellent record of economic development, education and health, but the Civil War has caused a terrible setback to social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009। आपने क्या हुआ, इंडिया श्रीलंका के हेल्थ, एजुकेशन और सारे डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वार भी पहले जो है घटित हुई थी, और ये कब ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें 2009 में। अब क्या हुआ, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब बेल्जियम के बारे में जानना है। बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्स बिटवीन 1970 एंड 1930। They amended their constitution 4 times so as to work on an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में कई बार संशोधन किया ताकि यहाँ पे ऐसी घटनाएं ना होने पाए। उन्होंने 4 बार क्या किया, संशोधन किया। ओके, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। क्या वो बेल्जियम मॉडल ये सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द मेंबर ऑफ डच एंड इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा किया गया कि वहाँ पे डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर दोनों की संख्या समान हो गई। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी कि दोनों ग्रुप्स को क्या हुआ, समान अधिकार दिया गया। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनफॉर्चुनेटली, यानी कि कोई भी एक कम्युनिटी अकेले कोई फैसला नहीं कर सकती है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट अप टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारे क्या किए गए, अधिकार दिए गए। लेकिन क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं हुआ किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव ईच रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ब्रुसेल्स में क्या हुआ, इस तरह से व्यवस्था बनाएगी, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखे जाते हैं। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। क्या हुआ, इन डच स्पीकर्स इन जो भी थे, इन्होंने क्या किया, इन सब बातों को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे
समानता का अधिकार होना चाहिए। ओके। Adapted from the central and the state government, there is a third kind of government, the community government. That means क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के अतिरिक्त एक और भी गवर्नमेंट है जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। This community is elected by people belonging to the language community Dutch, French, and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational, and language related issues. यानी कि ये जो कम्युनिटी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये चाहे वो डच लैंग्वेज का स्पीकर हो, चाहे फ्रेंच का हो, चाहे जर्मन का हो, इन सब से संबंधित समस्याओं को निदान करता था। इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सुनेगा, यानी कि स्पीक करेगा और उस पर एक्शन लेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता हो कि किस कंट्री से, मतलब कंट्री में किस जगह बसे हुए, इससे कोई मतलब नहीं था उसको। You might find the Belgium model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well for so far. They help to avoid civil strife between the two major communities and possible divisions of the community on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. यानी कि इस तरह से जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से उस वहाँ पे काम किया। तो फिर क्या हुआ कि जब यूरोपीय कंट्री मिलकर यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का निर्माण करने लगे, तो वहाँ पे ब्रुसेल्स को वहाँ के हेडक्वार्टर के रूप में क्या किया गया, चूज किया गया। What to learn about the two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democratic, yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by representing the feeling and interest of different communities and regions. Such a realization resulted in manually accepted arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a community example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to serve others, it can undermine the unity of country. मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका में बहुत सारी शांति व्यवस्था स्थापित की गई। उनको ये रियलाइज हो गया कि किसी भी यानी कि जिसकी संख्या कम उसको फोर्स करके हम देश में शांति व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या होगा, हमको उनको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नेक्स्ट आपका वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नेक्स्ट आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं कि कहीं पे पावर शेयरिंग करना डिजायरेबल क्यों होता है। जैसे आप किसी भी कंट्री में जब पूरी जो पावर होती है एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाएगी, तो क्या होगा, उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। यानी कि आप अभी उत्तरी कोरिया का एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पे जो इस समय तानाशाह है, डिक्टेटर यानी कि किम जोंग, वो अपने मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जिसको चाहेगा, जिस हिसाब से चाहेगा उस हिसाब से अपने कंट्री को चलाएगा। इसमें क्या होता है, देश का अहित भी हो सकता है ना। वहाँ के जो मनी होगा वहाँ का, उसका क्या होगा, मिसयूज होगा, कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं होगा। लेकिन जब ये पावर शेयरिंग हर जगह होगी, तो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, और भी लेवल्स होते हैं, तो सबको उसी अनुरूप क्या होता है, पावर्स दिए जाते हैं कि आप इसी अनुरूप कार्य करिए। और उसमें एक ऐसी व्यवस्था आती है जिसको आप चेक एंड बैलेंस करते हैं कि हर जो बड़ा विभाग होता है छोटे विभाग की क्या करता है, चेकिंग करता है। चेक एंड बैलेंस इसी को बोलते हैं। इस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे सुचारू ढंग से चलती हैं। नेक्स्ट आपका खलील्स डिलेमा। इसमें क्या हुआ है, एक खलील डिलेमा के बारे में बताया गया है। खलील डिलेमा क्या था, उसके पिता एक क्रिश्चियन थे, जबकि उसकी माता खलील डिलेमा, उसका जो फादर था वो एक क्रिश्चियन था, उसकी मदर जो थी एक सुन्नी मुसलमान थी। तो उन दोनों क्या हुआ,
वो दोनों मैरिज करते हैं। फिर क्या हुआ, इन दोनों कम्युनिटीज़ की वजह से, यानी दो कम्युनिटी एक में शादी दोनों करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वार हो जाता है, जिसमें खलील की अंकल की क्या होती, डेथ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ें इसमें जो है इसमें दर्शाई गई हैं कि कैसे खलील के पिता क्या थे, मम्मी क्या थी, और जो है अंकल क्या थे, और जो है लास्ट में खलील क्या करना चाहता है, दोनों में सामंजस्य करना चाहता है, और लास्ट में आपकी इसमें राय भी मांगी जाती है। ओके, अब इसमें जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात किया जा रहा है कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म होते हैं, और इसमें पावर शेयरिंग के बारे में कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको बता देना शॉर्ट में। पावरफुल इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट एमंग्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के विभिन्न ऑर्गन्स में क्या होता है, ये पावर्स को शेयर किया जाता है ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए। नेक्स्ट है पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे क्या होता है, पावर्स को शेयर किया जाता है। थर्ड है पावर्स में आल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि इनको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। फोर्थ आपका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। नेक्स्ट आपका कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा, आपको हमने पूरे चैप्टर के बारे में जो समरी थी आपको बता दी है पावर शेयरिंग के बारे में, कि पावर शेयरिंग क्यों की जाती है और ये ज़रूरी क्यों होती है। तो आप लोग देख चुके हैं, फिर जो क्या है अब आगे जो चैप्टर होगा देखा जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।